हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम कॉर्नर। आज हम सीखेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। मैंने पिछली बार फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे, इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में हम देखेंगे वर्क, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फ्री फॉल। इन सारे टर्म्स को हम अच्छे से समझ के लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि वर्क क्या है। Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object। highlighted words है रेड कलर के, इसमें मैंने हाईलाइट किया है, वो वर्ड्स को आप समझ सकते हैं। वर्क को वो चीज़ कहा जाता है जब कोई काम करने के लिए जब हम किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसे हिलाते हैं और फोर्स मतलब हम अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। अपने शक्ति और अपने मूवमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क मिलता है। अभी हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की है जो एक कार्ट को पुल कर रही है। एक लड़की है जो एक टेबल पर अपने हाथ को लगाए है और एक हम सी में देख सकते हैं कि एक कार एक दूसरे कार को पुल कर रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को हिला रही है, व्हेन अ मोमेंट। तो यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। व्हेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट ही मिलेगा हमें। फोर्स का मतलब अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अलग। तो इसमें हम रीड करके समझ सकते हैं कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहते हैं हर एक टाइम पे। एंड इन द लास्ट हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि वो किसी को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब हम उन दोनों को अप्लाई करेंगे एक साथ में तो हम उसे वर्क करके प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस मतलब F1 अपॉन F। ये सब डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं फोर्स यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट करके। नो नीड टू स्टडी दैट, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ही है वो। और हम इस टेबल को देख के हम अच्छे से बाय हार्ट कर सकते हैं ताकि हर एक फिल इन द ब्लैंक्स या थ्रू फॉल्स में अगर आए तो ये फॉर्मूलाज को हम वहाँ पर यूज़ कर सके। वर्क का फॉर्मूला जैसे मैंने बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, उसका एसआई सिस्टम है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा सिस्टम है मीटर। 1 जूल करके हम इसका फॉर्मूला 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर है, 1 एन इंटू 1 एम लिख सकते हैं। CGS सिस्टम है, यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज 9 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड एन अर्क। तो अर्ज किसे हम कहते हैं, जब यूनिट ऑफ वर्क जो है वो 9 सेंटीमीटर में होता है तो हम उसे अर्क कहते हैं। और अगर हम 1 अर्क को अगर फॉर्मूला में की तरह से देखने जाए तो 1 डाइन इज इक्वल इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अर्क। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस लिए है ये सब, FIB और थ्रो फॉल्स की तरफ से। वर्क का फॉर्मूला 1 जूल का फॉर्मूला, 1 जूल कितना होता है, 1 जूल 1 न्यूटन कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है। 1 न्यूटन हो गया 10⁵ डाइन, 1 मीटर हो गया 10⁵2 सेंटीमीटर एंड 1 जूल फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे ये सारे बॉक्सेस जो दिए हैं, मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या बताया है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब ये जो 0 बन के डैश है वो थीटा है इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। जब दोनों इक्वल्स टू करके 0 डिग्री आएंगे तो वर्क डन बाय द फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर when the force and the displacement are in positive directions, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 180 होगा तो वो नेगेटिव होगा। और फिर लास्ट में देखें अप्लाइड फोर्स डज नॉट चेंज कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई भी मूवमेंट अगर उसमें नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से मतलब 90 डिग्री का होगा तो वर्क डन 0 होगा। गेटिंग? तो अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो थीटा इज इक्वल्स टू उसमें देखना है, नेगेटिव है तो देखना है, 0 है तो देखना है। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई हैं। अब यहाँ पे तो सब सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं फिगर आउट के लिए। और यहाँ पे एक दिया है, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। तो आपको ये बॉक्स पढ़ के रीड करना पड़ेगा, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्क और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बारे में तो पता चल गया है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एनर्जी। एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे क्या दिया है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क का क्या था, जिसमें हम मोमेंट और अपना स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वर्क। लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या दिया है कि अपनी बॉडी की जितनी कैपेसिटी होती है ना वर्क करने की, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। हमारे बॉडी में जितनी क्षमता होती है काम करने की उसे हम एनर्जी कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम।
वर्क और एनर्जी का जो यूनिट्स है वो सेम है, मतलब एनर्जी का एसआई सिस्टम है जूल और सीजीएस सिस्टम है ऑग। तो यहाँ पे भी यहाँ दिया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इस लेसन में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो पोटेंशियल, लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट्स सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे दिया है द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जिस क्षमता से हम अपने बॉडी को मूव करते हैं उसमें या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी आती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर एक चीज़ हम एक जगह पे रख देंगे तो उसमें एनर्जी पता नहीं चलेगी, मतलब वो पोटेंशियल है। अगर वो काम कर रही है कोई चीज़ तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी। अभी उसमें कैसे हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, गर्ल पुल्स अ टॉय, तो वो हमारी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ टेबल, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो काम तो कर रहा है बट वो एक जगह पे रखा हुआ है, उसमें एनर्जी है बट वो कुछ भी नहीं हो, कांस्टेंट एनर्जी है। कांस्टेंट एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब एक हम कहेंगे कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होता है और केप्ट ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जांपल और डिस्प्ले यहाँ पे जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है एफ इंटू एस, तो एफ इंटू एस, एफ आपका फोर्स हो जाएगा, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है जो आप याद कर सकते हो, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई चीज़ का काम करेंगे या फिर उसमें मूवमेंट लाएंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों रहेंगे ही रहेंगे। जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी आएंगी ही नहीं। और अगर जिस चीज़ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं वर्क तो उसमें अप्लाई होता ही है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया काइनेटिक एनर्जी का, इसको मैं अलग से एक नए वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको इसमें जस्ट मैं एक फ्लो दे देती हूँ कि इसमें फॉर्मूलाज कौन से आपको बाय हार्ट करने हैं। वर्क का फॉर्मूला जैसे पहले हमने देखा वही है। फिर दूसरा, फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन के हिसाब से यहाँ पे W का मतलब वर्क का फॉर्मूला दिया है हाफ mv²। तो m का मतलब हो जाता है मास, v का मतलब हो जाता है वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी द होल स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क हो गया, तो वर्क की जगह पे हम लाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम लोग ने वर्क की जगह पे क्या लिया है, हाफ mv²। तो जब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क होगा तो हम काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हाफ mv² करके अप्लाई करेंगे। इस एग्जांपल में भी वैसे ही अप्लाई किया गया है। नाउ नेक्स्ट सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब हम देखेंगे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी समझाते समय ही आपको बता दिया कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। m इज इक्वल्स टू मास है और v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो कि कांस्टेंट होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं होता। इन द सेंस आपको ये पता चला होगा कि काइनेटिक एनर्जी तभी आ सकता है जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट में वर्क करने के लिए एक नया मूवमेंट हो। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चीज़ें होंगी या फिर ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगा मूव नहीं होगा और वो वर्क करेगा, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, दो फॉर्मूलाज है। फर्स्ट था उसका और सेकेंड यहाँ पे हाफ mv², इसमें m मास है और v वेलोसिटी है। पे डिनोशन से आपको समझ में आएगा डिनोशंस का मीनिंग क्या है। के का मतलब था काइनेटिक, एम का मतलब था मास और वी का मतलब था वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन के लिए ये एक वर्ड आ सकता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी स्टोर की है और उसके स्टेट से पता चलता है कि वो एनर्जी स्टोर है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी को रीड करते हुए हमें पता चलता है कि उसका फॉर्मूलाज क्या है। वर्क का वैल्यू था
था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स की जगह पे mg लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह h लिखेंगे, तो हमें वर्क का फॉर्मूला मिलेगा mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा mgh, m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h causes एनर्जी इक्वल टू mgh टू बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h तक जाके उसका मूवमेंट होगा और उसमें सेफ रहेगा वो इक्वली, तो हम उसे ये पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। नाउ वी विल सी आउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म होती है और कौन से उसमें वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में जाती है तो इसमें फॉर्मूलाज दिए इंजन और फैन। इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल में जाती है और मैकेनिक से इलेक्ट्रिकल में जनरेटर के थ्रू पास होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे लाइट और एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आती है, इलेक्ट्रिक लैम्प के ज़रिए और सोलर सेल और फोन, इस तरह से बाकी की चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से है। जैसे कि केमिकल एनर्जी जा रहा है ऊपर तो प्राइमरी सेल के ज़रिए जाएगा और सेकेंडरी सेल के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के वेरियस प्रोसेस है इसमें, तो आपको सिर्फ रीड करके ये चार्ट बाय हार्ट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग लिखा है, एनर्जी कैन नाइदर बी ट्रीटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसे ख़त्म किया जा सकता है, वो एक दूसरे से दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या कि उसे स्टोर नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी स्टोर होता है, या फिर उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, वॉट एवर इट इज़ इट हैज़ टू बी क्रिएटेड बाय नेचर। और यहाँ पे फ्री फॉल में आप देख सकते हैं, फ्री फॉल में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको ही डिराइव किया गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेंशन आउट दीज टू डेरिवेशन। जो फर्स्ट वन वो न्यूटन्स लॉ था और ये नेक्स्ट है फ्री फॉल। लेकिन जब भी वेरियस फॉर्मूलाज आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट में मैंने मार्क किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ पे भी आपको वही याद करना पड़ेगा और बाकी के फॉर्मूलाज वही सब है। लास्ट में यहाँ पे टोटल एनर्जी के बारे में बताया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम ऐड करेंगे फॉर्मूलाज के थ्रू तो हमें mgh मिलेगा और फर्स्ट क्या था हाफ mv², ऐड करके हमें मिल जाएगा काइनेटिक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिला है mgh। अभी हमें पावर केस में हम देख सकते हैं, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। हम वर्क को क्या कहते हैं, वर्क डन होता है तो एनर्जी होता है, कैपेसिटी, बॉडी की जो कैपेसिटी होती है उस हिसाब से जो वर्क होगा उसे हम एनर्जी कहते हैं। तो पावर वो चीज़ है, वर्क किस रेट में डन होता है उसे हम पावर कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पावर मिलता है। उसका ऐसा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, और उसे किस नेम से डिराइव किया गया वो सब यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट इसमें तो सब कुछ अभी ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। आपको सिर्फ ये जो टर्म्स है ना उन सारे टर्म्स को बाहर करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज ऑल क्वेश्चंस, आपको जब टर्म्स याद रहेंगे तो आप इन सब के आंसर्स डाइजेस्ट में से आप कहीं से भी रेफर करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा रिमेंबर के लिए। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Stay